नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 8 सितंबर 2020 और चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। जो आज पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है केशवानंद भारती केस से रिलेटेड। ऑलराइट, देन वी विल डिस्कस अबाउट मुफला अपराइजिंग। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट चंद्रयान-1 फाइंडिंग, क्या फाइंड किया चंद्रयान-1 ने, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान से रिलेटेड एक आर्टिकल। देन विल डिस्कस अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में जो कि होने वाला है आपका नेशनल बायोफार्मा मिशन से रिलेटेड एक आर्टिकल। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। सबसे पहले देखते हैं केशवानंद भारती केस से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, कंटेस्ट ये है कि जो इस केस से रिलेटेड मेन व्यक्ति थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। ठीक है ना, ही पास्ड अवे। ऑलराइट, तो ये जो केस जो इनके नाम पर पढ़ा जाता है केशवानंद भारती केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे केस को कि क्या मैटर था। देखिए क्या होता है कि जो केरला की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, वो एक लैंड रिफॉर्म लेकर आती है। कब? 1917 में। ठीक है ना, उस रिफॉर्म के द्वारा, उस लेजिस्लेशन के द्वारा, उस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था, आपको याद पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 26 है जो कि ये बात बोलता है कि राइट टू मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी हैं उन्हें रिलीजियस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मैनेज कर सकती है, सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है ना, कि मान लीजिए कि कोई मंदिर की ज़मीन है, ठीक है ना, या फिर कोई जो है मस्जिद की ज़मीन है, तो ये जो ज़मीनें हैं इन्हें जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनसे डील कर रही है, जो भी मंदिर वगैरह का जो ट्रस्ट है या फिर मस्जिद का जो ट्रस्ट है, वो इन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 26 बोलता है। तो क्या होता है, केरला में 1970 में एक ऐसा एक्ट लाया जाता है जिस समय रिलीजियस प्रॉपर्टी को जो मैनेज करने का अधिकार था वो सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो आर्टिकल 26 के अगेंस्ट हो गई। ठीक है, ये बातें हम आज कर रहे हैं 2020 में, लेकिन उस टाइम पे ये बातें नहीं की जा रही थी कि यार ये एक्ट जो है वो सरकार जो है वो गलत लेके आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस प्रकार की बातें नहीं की गई। ठीक है, तो केशवानंद भारती ने क्या किया, केशवानंद भारती ने केस कर दिया। ठीक है ना, केशवानंद भारती जो थे वो हेड थे एक मठ के, है ना, काफ़ी यंग थे ये उस टाइम पे। ठीक है ना, मतलब शायद ये जब मठ के हेड बने तो ये उनकी एज जो है 20 ईयर्स की थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है कि सरकार जो है वो रिलीजियस प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट का एक्ट होना चाहिए उसके खिलाफ है। ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट कर रही है, तो ये चले गए केरला हाई कोर्ट में। ठीक है ना, वहां पर इन्होंने केस किया। ठीक है ना, फिर इस केस को पास कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है और इस केस के लिए इतिहास में पहली बार, यानी कि इंडिया के इतिहास में पहली बार 13 जजेस की बेंच का गठन किया जाता है। इतने बड़े जजेस की बेंच का गठन इससे पहले नहीं किया गया था। ठीक है, अब जब ये केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब या फिर सवाल उठकर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और अमेंड कर सकती है, अमेंड तो ऑब्वियस सी बात है कर सकती है, लेकिन किस एक्सटेंड तक अमेंड कर सकती है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये उठ के आता है। ठीक है, तो सवाल यही था कि क्या पार्लियामेंट जो है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और ये फैसला सुनाया जाता है 24 अप्रैल 1973 को। ये फैसला ना एक बहुत ही थिन मार्जिन से पास होता है, 7:6, यानी कि 7 जजेस ने ये फैसला सुनाया और 6 जजेस ने इसके अगेंस्ट में अपना वर्डिक्ट दिया, अपना वोट डाला। ठीक है, तो ये केस का जो है पास होता है, इसका जजमेंट पास होता है। इस जजमेंट में क्या कहा जाता है, देखिए जो मेजोरिटी थी जजेस की, 7 जजेस की जो मेजोरिटी थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये पूरा पावर है कि वो अपने सोशो इकोनॉमिक जो ऑब्लिगेशन है ना, उनको जो सोशल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री का, ठीक है, इसके लिए वो चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बट एक मेन पॉइंट इसमें ऐड किया गया जो कि है कि आप पूरा का पूरा संविधान तो चेंज कर सकते हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने अपनी जजमेंट में दिया। अब इन्होंने अपनी जजमेंट में दिया तो सरकार ने भी सवाल पूछा, भैया ये क्या बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आप ये तो हमें बताएं। ठीक है, तो देखिए
जुडिशियल ने क्या कहा उस समय कि क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जा रहा था किसके द्वारा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उनके मन में वो क्या बातें थी, जो डिस्कशन वो कर रहे थे कि टॉपिक को लेकर, है ना, वो कैसा इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसा बनाना चाहते थे, वो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि यार आपने क्या बात करी, हमें तो समझ में ही नहीं आई ये सब बातें। ठीक है ना, आप में से भी बहुत सारे लोगों को बातें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है ना, कि क्या बोल दिया मैंने, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या चाहा, उनके मन में क्या बातें थी, कैसा वो इवॉल्व करना चाहते थे। तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, जब भी कोई केस आएगा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो हम आपको बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, इसी से एक जुडिशियल रिव्यू की पावर निकलकर सामने आई। यानी कि अब पार्लियामेंट अगर कोई केस बनाएगी तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकेगा। जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस एक्ट को, जो एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसको रिव्यू कर सकती है कि ये जो एक्ट है वो सही है या नहीं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, ऐसा कोई एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास नहीं कर दिया। ठीक है, तो इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ केसेस को स्टडी किया। ठीक है ना, कुछ केसेस का वर्डिक्ट दिया। उन केसेस के आधार पे कुछ चीजें सामने आई, जैसे कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू खुद भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वैसे ही सेकुलरिज्म भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के आधार पे और भी बातें की, और भी कुछ केसेस सुप्रीम के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अलग अलग केसेस में अपना अलग अलग वर्डिक्ट दिया कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार के वर्डिक्ट दिए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पूरा पावर जो है ना कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको डिसाइड करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई भी मैटर जाता है उसके पास तो सुप्रीम कोर्ट अपने अपने अलग अलग फैसला दे सकता है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया केशवानंद भारती केस से रिलेटेड। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है मोफला अपराइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कंटेस्ट ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च, ठीक है ना, इन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि 3 मेंबर्स की है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये रिव्यू करेगी, एक बुक पब्लिश की जाएगी। ठीक है, जिस बुक का नाम होगा मैटायर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है ना, 1857 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इस बुक को रिलीज किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कब, 7 मार्च 2019 को। ठीक है ना, तो इस बुक में क्या बताया गया, इस बुक में उन सभी मार्टर जो भी शहीद हुए हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, इस ड्यूरेशन में 1857 से लेके 1947 तक, उन सबका एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उन सबका नाम इसमें दर्ज होगा। ऑलराइट, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनी है। ठीक है, कमेटी ये डिसाइड करेगी कि ये व्यक्ति का नाम इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई थी। देखिए क्या हुआ था, एक मालाबार रिबेलियन हुआ था, या फिर इसको मोपला रिवोल्ट भी कहा जाता है, या मोपला अपराइजिंग। ठीक है, इस रिवोल्ट जो है अपने 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लेगा, कब, 2021 में। ठीक है, ये रिवॉल्व कब हुआ था, ये हुआ था 1921 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है कि कुछ लोगों ने एक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक पिटीशन डाली थी या फिर एक रिव्यू रिपोर्ट सबमिट की थी। उनका मानना था कि जो मेंबर्स इस रिवॉल्ट से जुड़े हुए हैं उनका नाम जो है वो मैटायर की लिस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अब क्या रीजन थे इसके लिए, वो आपका खुद का रिसर्च करने का चीज़ है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्यों इन लोगों ने ऐसा कहा। ठीक है, कि इन लोगों का नाम जो है इस रिवॉल्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनका नाम इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मैटायर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो मैटायर हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, उनका नाम इसमें नहीं आना चाहिए, वो आप खुद से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है ना, जो ये रिवॉल्ट है इसके लीडर्स कौन थे, तो इसके लीडर्स थे अली मुशियार एंड वरियम कुन्नाथ अहमद हाजी। ठीक है, ये 2 बहुत फेमस लीडर्स हैं जो इस पूरे रिवॉल्ट से जुड़े हुए थे। तो हम थोड़ा सा मालाबार रिबेलियन या फिर मोपला अपराइजिंग या फिर मोपिला रिवॉल्ट, इसको डिस्कस करते हैं कि कंटेस्ट क्या है। देखिए टाइम पीरियड आपको याद रखना चाहिए 1921 में। इस टाइम पे इंडिया में एक बहुत फेमस एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसी के साथ चल रहा है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, क्या हुआ था कि 1920 के आसपास
एक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है ना, तो उसी के अगेंस्ट जो है वो जो टर्की में जो खलीफा थे उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, जिसको लेकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है। कांग्रेस ने भी उसी टाइम पे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को राइज करता था, ठीक है। एंट्री होती है आपके गांधी जी की। गांधी जी क्या करते हैं, करिज्मेटिक लीडर थे, उन्होंने अपने करिश्मा से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि इसी से प्रेरित होकर मोपला रिबेलियन भी स्टार्ट होता है। ये जो मोपला रिबेलियन थे, एक कम्युनिटी मुस्लिम मोपला जिन्हें कहा जाता था, मैपिला, ठीक है, ये कहाँ के थे, तो ये केरला के रहने वाले लोग थे, ठीक है ना। केरला में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसी के एक पार्ट थी मुस्लिम मोपला जिन्हें कहा जाता था, ठीक है। इनके अंदर भी कुछ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स तो थे ही थे, ठीक है ना। साथ ही साथ इनके साथ एक और इंसिडेंट था, ठीक है ना। वो क्या इंसिडेंट था, देखिए क्या होता है, केरला वाले रीजन में ना टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था 1799 के आसपास वाले टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश आते हैं, वो उन्हें वहां से हटा देते हैं, ठीक, और ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं उस पूरे एरिया में, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी बना देते हैं। इतना बेसिक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रिटिश ना एक पॉलिसी अपने साथ लेके आते हैं जो कि होती है लैंडलॉर्ड्स की, ठीक है ना, जिनको जमीन भी कह देते हैं, जमींदार्स भी कहा जाता है। इस रीजन में जो जमींदार्स हुआ करते थे वो कौन थे, तो वो हुआ करते थे आपके हुआ करते थे हिंदू ब्राह्मण्स, ठीक है। वो आपके हिंदू ब्राह्मण्स थे जो इस एरिया में लैंडलॉर्ड्स थे, ऑलराइट। और जो यहाँ के टेनेंट्स थे, जो यहाँ पे खेती वगैरह किया करते थे, जिनकी ज़मीन हुआ करती थी, वो हुआ करते थे आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किनके अगेंस्ट, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि जो आप जमींदार हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं, आप जो है इन्हें यहाँ से हटाएं। एक रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ये रिवॉल्ट जो है महात्मा गांधी जैसे जो लीडर्स होते हैं वो इसको सपोर्ट भी करते हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे ना वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है, ये जो रिवॉल्ट है वो एक बहुत ही वायलेंट रूप अख्तियार कर लेती है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी जो है वो ट्रेजेडीज होती हैं, काफ़ी सारे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उन्हें मारा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है दंगे हो जाते हैं, कुल मिला के सेकुलर, समझ रहे हैं ना आप, हिंदू मुस्लिम जहां भी इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे कम्युनल मूवमेंट बन जाएगा, ऑलराइट। तो फिर आगे चल के महात्मा गांधी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं करते, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं इससे और दूर रखते हैं अपने आप को इससे, ठीक है। फिर क्या होता है आगे चल के, ये रिवोल्ट को जो है वो क्रश कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है ना। इसी से रिवोल्ट से रिलेटेड एक वैगॉन ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। क्या हुआ था कि जो मोपला प्रिजनर्स थे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है ना, किससे, सफोकेशन के कारण। उनको बंद करके रखा जाता है, ठीक है ना, एक बहुत ही क्लोज्ड कंटेनर्स टाइप की जगहों पे, ठीक है ना, तो वो सफोकेशन से मर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये वैगॉन ट्रेजेडी है वो मोपला रिवेलियन से रिलेटेड है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दी है। कौन थे, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1919 में। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। क्या इनकी डिमांड थी, देखिए जो टर्किश कैलिफेट्स हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे ना किया जाए, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पूरा इंसिडेंट है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चंद्रयान 1 की फाइंडिंग को। देखो चंद्रयान 1 ने कुछ इमेजेस ली हैं चांद की, मून की, जिससे इन्होंने पाया है जो इसके पोल वाला साइड है, ठीक है ना, वो रस्ट हो रहा है, वहां पे जंग लग रही है, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंड किया है हमारे चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 1 जो है वो इंडिया का फर्स्ट मून मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा, कब, 2008 में, ठीक है। हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा कब, 2021 में, ठीक है। ये जो मिशन होगा वो सिमिलर होगा हमारे चंद्रयान 2 के जैसा। आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 2 में हमने जो है एक लैंडर और रोवर भेजा था, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया, ठीक है ना। हमारा जो लैंडर है जब वो लैंड कर रहा था चांद के सरफेस के ऊपर, मून के सरफेस पर, तो वो फेल कर जाता है, ठीक है, उससे हमारा संपर्क टूट जाता है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस ये होगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, वो होगा कि हमने एक ऑर्बिटर भेजा चंद्रयान 2 में जो कि हम नहीं भेजेंगे चंद्रयान 3 मिशन में, ठीक है। फिर क्या है, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, जिसका जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, ऑलराइट, जिसको लैंड किया जाना था सरफेस पर, लेकिन वो सक्सेसफुली टच नहीं कर पाता है और हमारा उससे जो है वो कॉन्टैक्ट टूट जाता है, ठीक है। एक और प्रोग्राम है नासा का जिसमें हम कहते हैं आर्मेटिस प्रोग्राम, ठीक है ना।
इट विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन मून 2024 में, ठीक है ना। पहले ये वुमेन को लैंड करेगा ना मून की सरफेस पे, उसके बाद फिर मैन को लैंड करेगा। ऑलराइट, ये एक नासा का मिशन होने वाला है। अगला मिशन जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया का गगनयान मिशन, ठीक है ना, जो हम लॉन्च करेंगे 2022 में, ठीक है ना, जब हम इंडिया जो है अपने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्लीट कर लेगा। इसमें हम 3 मेंबर का क्रू भेजने वाले हैं स्पेस में। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है ये आपका, ठीक है। क्या हुआ है इसमें, देखिए इसकी ना 4th जो है एडिशन आया है, इसका एक पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें रैंकिंग दी गई है अलग अलग स्टेट को कि कौन से स्टेट ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, ठीक है। किसके द्वारा ये अनाउंस किया जाता है, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे प्लान की रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें, बिजनेस प्लान है, ठीक है ना, किसने अच्छा परफॉर्म किया है बिजनेस रिफॉर्म्स को लेकर, तो उसकी लिस्ट आई है। तो आपका सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आया है नंबर उत्तर प्रदेश का, फिर तेलंगाना है, फिर मध्य प्रदेश है और झारखंड है। इन स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ये उनकी रैंकिंग है, तो याद रख लीजिएगा एक बार। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्या है पूरा कंटेस्ट, रिसेंटली इसकी एक डिफेंस मिनिस्टर की एक समिट ऑर्गेनाइज की गई, जो आपके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके जितने भी मेंबर हैं उनकी एक समिट ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, जिसको किसने हेल्ड किया, कौन थे आपके चेयरमैन इस बार के, तो वो था रशिया। ऑलराइट, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डिटेल, ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए, जब इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया तो इसका नाम दिया गया संघाई 5 के नाम से, ठीक है। कौन कौन मेंबर थे इसके, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1977 में स्टैब्लिश किया गया था संघाई 5 के नाम से। इसके मेंबर उस टाइम पे हुआ करते थे आपके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, ठीक है। मकसद क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का, तो कल हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था नाटो, ठीक है। नाटो जो है वो यूरोपियन नेशंस और जो यूएसए वगैरह है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसी के तरह उसको कंपटीशन देने के लिए, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। 1990 का टाइम है, 1997 का टाइम है, ठीक है। आपको पता होगा उस टाइम पे एक कोल्ड वॉर चला था, ठीक है ना, रशिया और यूएसए के बीच, ठीक है ना। तो यूएसए को थोड़ा कंपटीशन देने की कोशिश की गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। फिर क्या होता है, 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन से एक और देश जुड़ जाता है आपका, जो कि था उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनके सामने आती है। कब, जब इसमें इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन में कब होती है। दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में जो एंट्री है वो साथ में होती है। अब देखिए, रशिया, चाइना और इंडिया जैसे पावरफुल नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। इसके कुछ और मेंबर्स हैं। इसके ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो कौन से देशों को दिया गया है, तो वो है आपके अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर डायलॉग पार्टनर्स की बात की जाए तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑलराइट, जो लैंग्वेज है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ होती है वो है आपकी चाइनीज़ और रशियन, ठीक है। एक बार आप इसके मेंबर कंट्रीज़ की लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पर है आपका रशिया, ठीक है, सभी को पता होगा। यह है आपका चाइना, यह है आपका इंडिया और ये पाकिस्तान। इतना तो बेसिक सभी को पता होता है। यहाँ पर ये जो नेशंस है ना आपके सेंट्रल एशियन रीजन, इनको देखिएगा। ये जो वाइट में है ये है आपका मंगोलिया, ये इसका डायलॉग पार्ट, इसका जो है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है मंगोलिया को। इसके जो परमानेंट अदर मेंबर्स हैं वो है आपके कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान, यहाँ पे ताजिकिस्तान। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ के बारे में। किसकी, संघाई कॉर्पोरेशन ग्रुप की। तो इसकी एक 2 बॉडीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जो कि हैं आपके सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसका एक सेक्रेटेरिएट है जो कहाँ पर बेस्ड है, जो कि है बीजिंग में, ठीक है ना। सेक्रेटेरिएट जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है इसकी फंक्शनिंग के, ठीक है।
फिर एक इसकी है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में रैट्स भी कहते हैं, जो कि ताशकेंद में लोकेटेड है। ठीक है, ताशकेंद किसकी कैपिटल है? तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ना ताशकेंद, ये जो है आपकी कंट्री, इसकी कैपिटल है ताशकेंद। ठीक है, क्या हुआ, ये जो है आपकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये टेररिस्ट को कंडेम्प्ट करती है हर फॉर्म में। जो भी टेररिज्म है, जितने भी फॉर्म है टेररिज्म के अलग अलग, वो चाहे आपका जो जिस प्रकार का टेररिज्म पाकिस्तान स्प्रेड करता है वो हो, ठीक है, या फिर अलग अलग जो टेररिज्म की डेफिनेशन उसको आप पढ़िएगा। मैं आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा टेररिज्म के बारे में, ठीक है, हमारा जो डिस्कशन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप पढ़िएगा, ठीक है, टेररिज्म की जो है वो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, मतलब कि अलग अलग तरीके से टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, कैसा कैसा टेररिज्म होता है। ठीक है, एक इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट समिट हुई थी बिश्केक में, वहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म दिया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था जिसका नाम था हेल्थ। इसमें क्या बात की गई थी? तो इसमें कॉर्पोरेशन की बात की गई थी, किन फील्ड में? हेल्थ केयर की फील्ड में। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात की गई थी, अल्टरनेट एनर्जी की बात की गई, लिटरेचर और कल्चरल, टेररिज्म फ्री सोसाइटी, और लास्ट में ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन। इन अलग अलग फील्ड में एक कॉर्पोरेशन की बात की हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको शॉर्ट में नाम दिया हेल्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेल्थ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में रहती हैं, यहाँ पे मैंने जो है उनके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, G7 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें जर्मनी होता है, आपका यूके है, यूएसए है, इटली है, जापान है, कनाडा है और फ्रांस है। ठीक है, एक होता है G8, जो ये G7 है ना, ये पहले G8 हुआ करता था, इसमें एक मेंबर आता है आपका रशिया। ठीक है, फिर एक 2014 के आसपास एक क्रीमिया का इंसिडेंट होता है, जहाँ पे जो रशिया है वो क्रीमिया को कैप्चर कर लेता है, और ये जो सभी देश हैं वो इस इंसिडेंट को कंडेम्प्ट करते हैं और चाइना से जो है अलग हो जाते हैं और अपना खुद का एक G7 ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है G20, इसमें ये सभी देश तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये कुछ अलग देश भी हैं। ठीक है ना, कौन कौन है G20 में? तो आपका टर्की है, यूरोपियन यूनियन है, यानी कि 19+1 है। ठीक है ना, G20 यानी कि 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक है आपकी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, चाइना है, चाइना दोबारा आ गया क्या? नहीं, चाइना है यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है ना। वर्ल्ड की जो टॉप 20 इकोनॉमीज़ है उनका ग्रुप है G20। ऑलराइट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारे आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है नेशनल बायोफार्मा मिशन से रिलेटेड। ठीक है, कंटेस्ट क्या है? देखिए, कंटेस्ट इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो आपका नेशनल इम्यूनोजेनिटी एंड बायोलॉजिस्ट इवोल्यूशन सेंटर है, ठीक है ना, उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। किसके लिए? क्लिनिकल इम्यूनोजेनिटी ऑफ वायरल वैक्सीन वॉज इनॉग्रेटेड वर्चुअल रिसेंटली। ठीक है ना, उसको जो है वायरल वैक्सीन से रिलेटेड जो भी परमिशन देनी थी वो दे दी गई है। ऑलराइट, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बायोफार्मा मिशन है क्या। कंटेस्ट उतना ज़रूरी नहीं है, ये मिशन हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट कितनी थी? तो 1500 करोड़ के अराउंड थी, और इसको फंड किया गया था 50% बाय वर्ल्ड बैंक। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें फंड प्रोवाइड किया है। ठीक है, मकसद क्या है इस मिशन का? तो हमें जो है एक्सेलरेट करना है कौन सी फील्ड को? तो बायोफार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो आपकी बायोफार्मास्यूटिकल की जो फील्ड है उससे हमें एक्सेलरेट करना है, उसमें हमें डेवलपमेंट्स लेके आने हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये इसका मकसद था। इसको इम्प्लीमेंट जो इंडिया में कर रही है जो बॉडी, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको असिस्ट कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इस पूरे मिशन को। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।